नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि संस्कृत से महिमा जो हमारा पंचमा पाठ चल रहा था उसका मौखिक हम लोग कर चुके थे। अब लेकर के आया हूं मैं आपके समक्ष इसका लिखित अभ्यासकार। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। अब लिखित अभ्यासकार में क्या क्या और कैसे प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखें, आप देख रहे होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत विहार बोर्ड संस्कृतस्य महिमा पंचमः पाठ अभ्यास लिखित। ठीक है ना। लिखित अभ्यासकार में सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा, देखें। अभ्यास लिखिता प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया हुआ है संधि विच्छेदम कुरुता। क्या दिया है बेटा? संधि विच्छेदम कुरुता। अच्छा, आप ये बतलाएं कि संधि विच्छेद से काम चल जाएगा, बस संधि विच्छेद बस से काम हो जाएगा? तो नहीं, संधि विच्छेद के साथ साथ उस पद को बनाना हमें आना चाहिए। शब्द कैसे बनता है, संधि में कितने पद होते हैं, कितने पदों का होना अनिवार्य है, ये सारी जानकारी, ये मोटे मोटे तौर से छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको जानकारी में रखना चाहिए। संधि में कम से कम 2 पदों का होना अनिवार्य है और ज्यादा से ज्यादा तो 3, 4, 5, 10 पद भी हो सकते हैं। इसमें यह निश्चित नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा इतने पद होने, जितना बड़ा शब्द होगा। और एक संधि के साथ 2 संधि, 3 संधि, 4 संधि भी एक पद में, एक वाक्य में, एक लाइन में हो सकती है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 पदों का होना अनिवार्य है। अब बात करें हम कि संधि में तो क्यों जरूरी है आप लोगों को संधि सीखना, क्योंकि आने वाला जो हमारा और इससे स्टैंडर्ड एग्जाम है जो 10th क्लास होगा, 9th के बाद 10th क्लास, वो बोर्ड एग्जाम होगा। तो 9th क्लास बोर्ड एग्जाम अगर आप माने तो ये बोर्ड एग्जाम से भी बढ़कर है, क्योंकि 9th क्लास में जो अच्छे से पढ़ लेता है उसे 10th क्लास में बिल्कुल भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब ध्यान रखें कि जो हमारी सीबीएसई के द्वारा, एनईपी के द्वारा कहा जाता है कि अब 9th क्लास भी बोर्ड एग्जाम होगा, उसके आधे से ज्यादा मार्क्स हमारे 10th क्लास में ऐड होंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ पर स्टेट बोर्ड, अगर बिहार की बात करें तो वहां पर हो सकता है आपका क्या है कि होम एग्जाम मानते हो कहीं कहीं, जैसे एमपी बोर्ड में 9th क्लास अभी होम एग्जाम है, लेकिन सीबीएसई 9th क्लास में वो हमारी क्या है, बोर्ड एग्जाम के साथ अगले सत्र से ये सारी चीजें होंगी। तो आप लोग 9th क्लास को कमजोर ना समझें और इसमें बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। तो वही मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग भी संधियों को सीखने की कोशिश करें, केवल रट्टा मार पढ़ाई मत करें, इस बात का ध्यान रख लेना। तो सबसे पहला शब्द रहेगा और सबसे पहला प्रश्न में दिया हुआ है संधि विच्छेदम कुरुत। पहला शब्द है वार्तालाप। पहला शब्द वार्तालाप, वार्ता प्लस अलापः। देखिए ये दिया हुआ है आपका संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद को कैसे बनाना है वो आपको देखें। 2 पद है, पहला पद, संधि के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। ठीक, तो यहां पर भी वही है, 2 पद हमारे हो गए हैं, पहला वार्ता, दूसरा अलापः। तो इसका वार्ता में ता में बड़ा आ दिया हुआ है और अलापा में छोटा आ दिया हुआ है। अब दोनों आ सामने हैं तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, बड़ा आ बनाएंगे। अब ऐसा क्या कह दिया कि किस आधार पर बना दिया है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारी संस्कृत व्याकरण कहती है कि एक दीर्घ संधि होती है जो स्वर संधि का भेद माना जाता है, अच संधि का भेद माना जाता है, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बेटा, आप सीधा सीधा दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सूत्र हमारा होगा अकः शवर्णे दीर्घा। क्या होगा? अकः शवर्णे दीर्घा। तो अकः शवर्णे दीर्घा सूत्र से यहां पर फॉर्मूला हमारा लगेगा कि छोटा आ और बड़ा आ यदि पहले पद में है और उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हमारा इस पद में आ जाता है, दोनों पदों में, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं। फिर छोटी ई और बड़ी ई पहले पद में है और उसके बाद दूसरे पद में छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है तो बड़ी ई बनती है। ठीक है, बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के, देखिए ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ध्यान रखें बेटा। और ऋषि और बड़ी ऋषि दोनों मिलेंगे, देखिए छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आपस में जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के बड़ी ऋषि का निर्माण करते हैं। ये हमारी दीर्घ संधि कहती है, ये दीर्घ संधि के हमारे नियम हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा आ,
देखें यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ है, तो ये फॉर्मूला हमारा इसमें फिट हो गया। ठीक, और इसी फॉर्मूले के तहत दोनों मिलकर के बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं। अब बात करें हम कि वार्ता, वार्ता में से जब बड़ा आ निकल चुका है तो वार्त बचेगा ना, और वार्त में ता रहेगा आधा, और यहां पर हमारा ये जो बड़ा आ बनाया है उसको हम बीच में लिख देंगे। फिर इसके बाद अलाप में से आ निकल चुका है तो केवल हमारे पास बचा हुआ है लापह। क्या बचा हुआ है? लापह बचा है कि नहीं। अब इसका जब आ को ता में जोड़ेंगे तो ये बनेगा फिर से वार्ता। क्या बनेगा बेटा? वार्ता। और यहां बचा हुआ है लापा, तो ये लापा जुड़ जाएगा। क्या बन गया है? वार्ता लापा। वार्ता लापा बन गया है। और इसमें आपसे पूछे कि वार्तालाप में संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है। सूत्र कौन सा लगेगा? आकाश सवर्ण दीर्घ लगेगा। नियम क्या है? परिवर्तन क्या हुआ है? छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया है, इसलिए यहां वार्तालाप हमारा बना हुआ है। ठीक है। और संधि विच्छेद पूछता है तो वार्ता प्लस अलाप, संधि विच्छेद दोनों को अगर अलग अलग करके देता है, वार्ता प्लस अलाप से बनने वाला पद क्या होगा? तो आप बोलेंगे वार्तालाप। कितने? 4-5 प्रश्न बन जाते हैं एक शब्द से कम 4 से 5 प्रश्न हमारे बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे अब दूसरा पद जो हमारा आने वाला है वो सामने हमारा दिया हुआ है नेयम। क्या दिया है बेटा? नेयम। तो ना प्लस यम, इसका हमारा क्या होगा पद? देखिए, ना प्लस यम दिया है ना, इसमें दिया हुआ है ना और प्लस यम। तो ना प्लस यम से क्या बनेगा? ना में से आ को निकाल दूं, ना में से आ को निकाल दिया, ठीक, और यम में से ई को निकाल दिया, और यम हमारा बचेगा। अब आ और ई दोनों हमारे पास आ गए हैं, दोनों इनको बाहर कर ले तो ये आ और ई हमारा क्या आ गया है? बाहर आ गया है। और आ और ई के आ के बाद ई आती है तो ए बनता है। क्या बनता है बेटा? ए बनता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा गुण संधि कहती है। क्या कहती है? गुण संधि। ये गुण संधि कहती है। गुण संधि में ध्यान रखना कि गुण संधि का सूत्र होगा आद गुणा। क्या होगा? आद गुणा। आद गुणा हमारा सूत्र रहेगा। और इसमें नियम क्या लगता है? पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ का होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बन जाता है। फिर इसके बाद उसने कहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दो में से कोई भी आता है तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। फिर क्या है? बोले छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ऋषि छोटी हो या बड़ी हो, दो में से कोई भी ऋषि आ जाए तो क्या बनता है? बोले अर बनता है। और क्या? बोले छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर लिरी वर्ण आ जाए, लिरी वर्ण आ जाए तो क्या बनता है? अल बनता है। ये हमारा गुण संधि का नियम है। ठीक, गुण संधि का नियम है। अब यहां पर आ के बाद क्या आया है बेटा? ई आया है। आ के बाद क्या आया है? ई आया है। देखो, आ के बाद ई आने पर ए बन गया है, तो यहां पर भी आ के बाद ई आने पर क्या बना? ई बन गया है। चलिए ठीक है। और आ और ई को अलग कर दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? ना। तो ना को यहां लिख दिया जाए और यहां पर बचेगा हमारा क्या? यम बचा, तो यम लिख दिया। लेकिन अभी बीच में एक वर्ण हमारा जो बना हुआ है उसको हम यहां ऐड करेंगे। हो गया। अब ए की मात्रा इस पर लगाओ, ना पर ए की मात्रा लगाएंगे तो ने, और लास्ट में बचेगा यम, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया? नेयम। बनेगा कि नहीं बनेगा? नेयम। अब नेयम बन गया है तो ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें गुण संधि है, और गुण संधि में लगने वाला सूत्र हमारा आद गुणा है। ठीक, इसका नियम है आ और ई में परिवर्तन। ध्यान रख लेना, समझ में आ गया? तो इसमें कौन सी संधि हो गई है? गुण संधि। आप लोग भी नोट करते जाइएगा कि इसमें दीर्घ संधि और इसमें गुण संधि। ध्यान रखना बेटा इस बात का। आगे देखेंगे, उसी क्रम में चल रहे हैं। अगला हमारा पद होगा एतदर्थम। एतदर्थम क्या है बेटा? एतदर्थम। देखें, एतदर्थम में एतत प्लस अर्थम। देखें, ये संधि विच्छेद, संधि विच्छेद एतत प्लस अर्थम दोनों पद हमारे यहां आ गए हैं। अब इसमें संधि कौन सी लगेगी? चलिए मैं आपको पहले संधि ही बताता हूं। इसमें लगेगी जस्तु संधि। कौन सी संधि लगेगी? जस्तु संधि लगेगी।
और जस्त संधि है कहां से, कभी तो ऐसा सुना नहीं है, हाँ सुनी है लेकिन याद नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हल संधि को संस्कृत में पढ़ा होगा, हल मतलब व्यंजन, अगर व्यंजन संधि को संस्कृत के हिसाब से पढ़ा होगा आपने, तो आपको जस्त संधि जरूर मिली होगी, ये बात ध्यान रख लेना। और अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं मिली होगी, ध्यान रखें। जस्त संधि लगी है, जस्त संधि में सूत्र होता है झलाम झलाम जस झसी। क्या होता है? झलाम जस झसी, ये सूत्र होता है। अब यहां बात करता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका पहले वर्ण का परिवर्तन तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में होता है। कैसे? का, चा, टा, ता और पा, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में का खा गा, का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा बा, पा फा बा। अब ये तीसरे वर्ण है, का खा गा तीसरा वर्ण है ना, चा छा जा तीसरा वर्ण है, टा ठा डा तीसरा वर्ण है, ता था दा तीसरा वर्ण है, पा फा बा तीसरा वर्ण है कि नहीं। तो ये तीसरे वर्ण है, ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है, ध्यान रखना बेटा। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन सा वर्ण है। देखें यहां ता वर्ण दिया हुआ है, कौन सा वर्ग दिया है यहां? ता। तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा बेटा? दा। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, तो यहां होगा एतद। क्या होगा? एतद प्लस अर्थम। कोई दिक्कत आ रही क्या आपको समझ में? समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं, ध्यान रखें। अब इसमें कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलने कृते मिला देना है। ये हमारा स्वर है, तो स्वर व्यंजन में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा एतद। दा हमारा अभी आधा था तो अब पूरा हो जाएगा, और आ यहां से चला जाएगा और था और मा जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा एतदर्थम। क्या बना बेटा? एतदर्थम। एतदर्थम बन गया ना। अब एतदर्थम जब बन गया, अब इसके आगे चलेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा कि संधि कौन सी है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं व्यंजन संधि, और अन्यथा आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं जस्तु संधि। दोनों बताते जा रहा हूं। पहले नॉर्मल पूछेगा तो व्यंजन संधि या हल संधि कह सकते हैं, या आपसे और अंदर जाएगा तो जस्तु संधि पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला पद होगा हमारा अत्रैव। क्या दिया हुआ है? अत्र प्लस एव। क्या होगा? अत्र प्लस एव। ये दोनों पद आ गए हैं। अब यहां कौन सी संधि होगी? पहले तो ये देख लें कि दोनों पदों में हमारा परिवर्तन किसका होना है। तो तरा त्रिशूल में से क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया, और एव में से ए को निकाल लिया। अब आ के बाद ए आ गया, आ के बाद ए आ गया है, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन सी संधि है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है, और सूत्र रहेगा आपका वृद्धि राधईच। कौन सा रहेगा बेटा? वृद्धि राधईच। ये आपका सूत्र रहेगा वृद्धि राधईच। अब वृद्धि राधईच सूत्र से यहां पर क्या होगा? उसने कहा कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, और उसके बाद अगर ए या ऐ आता है तो क्या बनता है? ऐ आता है। फिर इसके बाद छोटा आ या बड़ा आ आता है। फिर उसके बाद अगर ओ या औ दो में से कोई भी वर्ण आता है तो औ बनता है ना औ। तो ये बन गया हमारा औ। अब इसमें क्या करेंगे? जब ये हमारा देखें कि इसमें आ के बाद ए आ रहा है, देखो आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आया, तो क्या बना देंगे? दोनों को मिला करके ऐ बना देंगे। यहां तक तो ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो बना रहे हैं, अब इसमें त्रा त्रिशूल में से क्या निकल गया है? आ निकल गया है। अत्र का त्रा त्रिशूल हमारा आधा बच जाएगा। फिर इसमें ये आ गया है ऐ, आ गया ना ऐ। फिर इसके बाद एव का वा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब ए की मात्रा, ऐ की मात्रा इस पर लगेंगी, तो इसकी कितनी मात्रा लगेंगी? देखो अत्रई,
क्या बनेगा, अत्रयी, और वह आ जाएगा अत्रैव। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर हमारी संधि कौन सी होगी बेटा, वृद्धि संधि होगी, वृद्धिरादैच। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, अत्रैव में वृद्धि संधि होगी, वृद्धिरादैच हमारा सूत्र लग जाएगा। यहां तक तो आप समझ में आ गया है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहली हमारी संधि थी दीर्घ संधि, फिर इसके बाद गुण संधि, फिर इसके बाद हल संधि, फिर इसके बाद वृद्धि संधि। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला हमारा जो शब्द होगा वो है विशेषमिन। क्या दिया है, विशेषमिन। विषय प्लस अस्मिन दिया हुआ है, ठीक है ना, विषय प्लस अस्मिन दिया हुआ है। अब इसमें लगेगी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि लगेगी बेटा, इसमें लगेगी पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि रहेगी हमारी। पूर्व रूप संधि कौन सी संधि है और कौन सा सूत्र लगता है, तो एंगः पदांतः दति। कौन सा सूत्र लगेगा, एंग पदांताद पदांताद दति, एंग पदांताद दति, ये हमारा सूत्र लग जाएगा। ठीक, अब ये सूत्र कहता है कि पहले पद में अगर ए और ओ हो और उसके बाद अगर आ है तो आ का परिवर्तन अवग्रह में कर दिया जाता है, ठीक है ना। एंगः पदांतादति, ए देखो तो पहले पद में ए है ना, विषय या में ए की मात्रा लगी हुई है, देखो ये लगी ना, विषय या और प्लस ए दिया हुआ है ना, ए, ये आधा हो जाएगा। फिर यहाँ अस्मिन का आ भी आ गया है, आ गया ना, अस्मिन आ गया है। चलिए, अब यहाँ हमारा क्या आ गया है, आ गया। अब ए की वजह से, अब देखो ये ए एडी का हमारा बना हुआ है ना, बना है। अब क्या करना है कि इसकी मात्रा इस पर ज्यों की त्यों रहेगी, और जो ये आ है हमारा, ये आ जाएगा अवग्रह के रूप में, तो यहाँ से हट जाएगा, और आधा सा आ जाएगा ऐसे, तो आधा सा हट जाएगा। फिर माँ बचा हुआ है तो माँ आ जाएगा, और ना बचा हुआ है तो ना आ जाएगा। आ गया ना, विशेषमिन बन गया ना, विशेषमिन बना है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान रखना कि पूर्व रूप संधि एंगः पदांतादति सूत्र से बनेगी, और विशेषमिन हमारा सूत्र से रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक, यहां पर संधि हो जाएगी हमारी कौन सी बेटा, ध्यान रखना इस बात का, यहां संधि हमारी हो गई है पूर्व रूप संधि। तो ये आपको समझ में आई संधियां। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा कौन सा है उस पर ध्यान देंगे। यहां लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु। क्या लिखा है बेटा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत। देखें पहली बात तो यहां देखें अधा। अधोलिखित का मतलब होता है, अधा माने नीचे, अधा का मतलब नीचे, और लिखित का मतलब लिखो, लिखना, नीचे लिखे हुए, लिखितेषु, नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए पदों में, ठीक है ना। तो सप्तमी का बहुवचन लगा है यहाँ पर, और रेखांकित पदानी में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, मतलब रेखांकित पद, ये अंडरलाइन है ना, तो यही रेखांकित पद कहलाता है जिसमें अंडरलाइन लगा हुआ है। उन रेखांकित पदों को आधृत माने आधार मान करके क्या करो, बोले प्रश्नान माने प्रश्नों को, रचयत माने रचो, प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं वो आपको देखना है। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रश्न बनाने के लिए आपको आने चाहिए किम के रूप। किम हमारा क्या है, सर्वनाम रूप, जिसका अर्थ होता है क्या। इसके रूप आपको बहुत जरूरी है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आना। चलिए यहां देखते हैं, आपको एक थोड़ा सा तो बता ही देते हैं। इसमें लिखा है कह कम केन, कह कम केन, कह कम केन कस्मई, कस्मई, कस्मात, कस, कस्मिन। कस्मिन ऐसे बनेगा। अब स्त्रीवाची आएगा तो यहाँ बड़ा का हो जाएगा, का, काम, कया, कस्यई, कस्याह, कस्याह, ठीक है, यहाँ बन जाएगा कस्याह, ठीक है।
समझ में आ गया आपको? ध्यान रखें आप इसमें, देख लिया ना, ये हमारे स्त्रीलिंग, ये हमारे पुल्लिंग। चलिए यहां लिखा है अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदाना। पहला प्रश्न दिया हुआ है जैसे आपका कि संस्कृत बिना न संस्कृति, संस्कृत बिना न संस्कृति। अब यहां संस्कृतम लिखा हुआ है, तो संस्कृतम में क्या करेंगे? संस्कृतम में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहां संस्कृतम प्रथमा विभक्ति लगी है कि द्वितीय विभक्ति, तो देखो संस्कृतम नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का रूप है, तो क्या बनेगा हमारा? कम। क्या बन जाएगा? कम बिना, या कम बिना न संस्कृति। किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो संस्कृत के बिना हमारी संस्कृति नहीं है। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखें, इसमें आगे दिया हुआ है आपका ये आ गया ना, कह काम। अब संस्कृतम में आपने देख लिया कि हमारा क्या है? संस्कृत सब स्त्रीवाची है तो कम या काम आ गया, स्त्री संस्कृतवाची है तो काम आ गया कि नहीं आ गया? अब संस्कृतम जैसे अभी बताया ना, का काम आ गया ना, काम द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति आ गया। अब इसमें देखना है कि संस्कृति, संस्कृति यु आचारादयः, आचारादयः। संस्कृत कैसे? लता लते, तो क्या बनेगा अपना? क्या बनेगा? कह कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, तो के एव आचारादयः क्या बनेगा? और क्या बनेगा? देखो कस्याम सप्तमी विभक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? सप्तमी विभक्ति जैसे देखो कह कम केन, ठीक, स्त्रीवाची में का काम कया कस्यै कस्याः 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 कस्याम बनेगा कि नहीं बनेगा? कस्याम। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी संस्कृति कस्याम एव आचारादयः, ठीक है ना, आचार आदयः। किसके बिना हमारा क्या है? आचार। किससे हमारा आचार विचार किससे मिलते हैं? बोले संस्कृत में। संस्कृत में ही आचार विचार हाव भाव सब कुछ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है ऋणम, ऋणम दिया हुआ है, भारतीय भाषा अस्याह ऋणम धारयन्ति। ऋणम में आएगा तो अब आप क्या लगा दोगे? देखो किम, क्या बन जाएगा? किम। किम किसके बिना हमारे वो भारतीय भाषा किसकी ऋणी है? किसकी ऋण है? अस्याह ऋणम धारयन्ति, ये हमारा इसका ऋण धारण किए हुए। क्या धारण किए हुए हैं? बोले ऋणम धारयन्ति, ऋणम धारयन्ति। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या होगा? 10 उपनिषद सन्ति, उपनिषदः सन्ति, ठीक। कति उपनिषदः सन्ति, कति उपनिषदः सन्ति। कितने उपनिषद हैं? 10 उपनिषदः सन्ति। उपनिषदः में हमारा क्या लगा हुआ है? देखिए उपनिषद प्रथमा, सन्ति माने है, ठीक है ना। अस्ति स्तः सन्ति ऐसे रूप चलेगा, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सन्ति का मतलब बहुत सारे, 10 लगा हुआ है तो बहुत बहुवचन तो है, ठीक। इसके बाद पाणिनि वैयाकरणः अस्ति, पाणिनि कः अस्ति, पाणिनि कः अस्ति, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो पाणिनि कः अस्ति, कः कम केन, तो प्रथमा विभक्ति कः आ गया, कः। पाणिनि कः अस्ति, पाणिनि वैयाकरणः अस्ति। ध्यान रखना इस बात का। तो पाणिनि में प्रथमा विभक्ति और पाणिनि के रूप चलेंगे हमारे हरि के समान, वैयाकरण के रूप चलेंगे राम के समान, ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया हुआ है अधोलिखित वाक्येषु कोष्टकात् समुचित पदमादयः पदमादय रिक्त स्थानानि पूरयत। देखो अधोलिखित माने नीचे लिखितेषु वाक्येषु, वाक्यों में, कोष्टकात् माने कोष्टक से, ये कोष्टक से,
समुचित माने समुचित, जो उचित हो वही पदम आदय, पद लेकर के, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थानों में क्या करो, रिक्त स्थानों को पूरियत माने पूरा करो। इसमें देखिए, इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा, इसमें पंचमी का एक वचन, कोष्ठकात, जैसे रामात, जैसे रामेशु, वैसे वाक्येषु। समुचितम, सम प्लस उचितम बराबर समुचितम, पदम आदाय, पदों को आदाय, दा धातु से आदाय बना हुआ है, लेने के अर्थ में, देने के अर्थ में, लेकर के, रिक्त आदाय हो गया तो लेने के, लेकर के, रिक्त स्थानानि जैसे फलम फले फलानि, वैसे स्थानम स्थाने स्थानानि, तो प्रथमा का बहुवचन, पूरियत लोट लकार लगा हुआ है। संस्कृतम बिना, संस्कृत बिना न संस्कृति, संस्कृत बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृत के बिना क्या नहीं है बेटा, संस्कृति नहीं है। ये आपके पाठ में दिया हुआ है। भाषाणाम जननी, भाषाणाम जननी, भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृतम। कौन है जननी, संस्कृतम। बस इतना ध्यान रखना। देखिए भाषाणाम में षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ अंग्रेजी तो भाषाओं की जननी हो नहीं सकती, हिंदी है नहीं है, तो संस्कृतम, संस्कृत ही है, ठीक। इसके बाद अब देखेंगे, इयम भाषा खाली स्थान अस्ति, यह भाषा, इयम माने यह, भाषा माने भाषा, खाली स्थान अस्ति, मृतः है कि अजर अमरः, अजरः अमरा, यह भाषा संस्कृत भाषा हमारी क्या है, अजरा अमरः अस्ति। तो क्या है हमारी, अजर अमर है, संस्कृत भाषा कैसी है, अजर अमर है। फिर इसके बाद दिया है क्रियार्थम खाली स्थान लकारः सन्ति, क्रियार्थम, क्रिया के कितने लकार हैं, पंच लकार, 10 लकार, अष्ट लकार, 10 लकारेषु, हमारे 10 लकार हैं, जिसमें से हम एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरः, इनमें से 5 लकारों को हम लोग क्या है ज्यादा पढ़ते हैं, 5 लकारों को थोड़ा कम पढ़ते हैं। वैसे हमारे 10 लकार हैं, जिसमें से लेट लकार जो है वो वेदों में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारे टोटल लकारों की बात करें तो 10 लकार हैं, ठीक है ना। और धातुओं की विभक्ति की बात करें तो धातुएं हमारी 2 प्रकार से हैं, ठीक है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, एक हमारी उभयपदी भी होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की मान ली जाती है। वैयाकरण शास्त्रस्य लेखकः, वैयाकरण शास्त्र के लेखक यास्क हैं कि पाणिनि है, बताइए। वैयाकरण शास्त्र के लेखक पाणिनि है। कौन है, पाणिनि जी। ये आपको जब पाठ पढ़ाया था तो ये सारी चीजें आपको बतलाई भी थी, ध्यान रखना बेटा इस बात का। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों की जो ईयरली, हाफ ईयरली जितने भी एग्जाम आते हैं तो ये जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा आते ही रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे लिखे हुए वाक्यों को कोष्टक से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 4 हमारा क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, संस्कृत भाषाया अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। संस्कृत भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। यहां लिखा है विनय, विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, ठीक है ना। विनय, आपके अंदर की जो विनयशीलता है, उस विनय के बिना विद्या आपकी क्या है, व्यर्थ है। तो इसमें दिया देखो, ये संस्कृत अनुवादम में देखेंगे, विनयम बिना विद्या व्यर्थम व्यर्था अस्ति, विनय के बिना विद्या आपकी क्या है, व्यर्थ है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ के लगा हुआ है, तो के का चिन्ह देखना है आपको, विनय के बिना, ठीक है ना। और विना के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, विनयम, विनयम विद्या, ठीक है ना। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सुभाषतानी, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, सुना है ना, वही। तो विनय के बिना, विद्या के बिना विनय नहीं है, और विनय के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। ऐसा देखिए, विनय बिना विद्या व्यर्थम अस्ति। अगर आपके पास नम्रता नहीं है, स्वभाव आपका अच्छा नहीं है, आप कितने भी योग्य हो जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी विद्या हो आपके पास, आपकी विद्या व्यर्थ है। इसके बाद दूसरा है, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। बिल्कुल सेम वही चीज बता रहे हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना आपको सुख नहीं है। ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। ज्ञान के बिना, बिना आ रहा है ना, बिना के अर्थ में ध्यान रख लेना कि आपका द्वितीय विभक्ति लग रही है, ठीक है ना, बिना के अर्थ में। तो अब देखें, राम के बिना अयोध्या नहीं, तो रामम बिना अयोध्या नास्ति, रामम बिना अयोध्या नास्ति,
रामम बिना अयोध्या ना अस्ति। ध्यान रखना, सारे हमारे सेंटेंस एक जैसे बनेंगे। विद्या के बिना विद्या, वो विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, विनयम बिना विद्या व्यर्थम अस्ति। और ज्ञान के बिना हमारा सुख नहीं है, तो ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। और राम के बिना अयोध्या नहीं है, तो रामम बिना अयोध्या ना अस्ति। चले आगे चलेंगे। वेद 4 हैं, वेदाः चत्वारः सन्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति दिया हुआ है। वेद 4 हैं, एक वेद नहीं है, 4 वेदों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर देखो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। वेदः वेदौ वेदाः, प्रथमा का बहुवचन। और 4 संख्या हमारी वैसे भी बहुवचनांत है, तो चत्वारः। और वो अस्ति है नहीं, है, बिंदु रखी हुई है यहां, इन दोनों में अंतर याद रखो, है और है, बिंदी रखी है ना, तो इसके लिए आता है संति और इसके लिए आता है अस्ति। ध्यान रख लेना इस बात को। वेदाः चत्वारः सन्ति, पुराण 18 हैं, पुराणाः, ठीक है, पुराण 18 हैं। कितने हैं? 18 सन्ति, पुराणाः 18 सन्ति। पुराण कितने हैं बेटा? 18 हैं। पुराणाः 18 सन्ति, जिसमें हमारी संस्कृत भाषा में 18 पुराण हैं। इसमें भी हमारा बहुवचनांत पद है प्रथमा का, ध्यान रखें। और 18 संख्या है, तो देखिए 3 के बाद 2 के बाद जितनी भी संख्या है सब बहुवचनांत है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 हजार जितनी भी है सब बहुवचनांत है। इसके बाद स्मृतियां 118 हैं। स्मृतियां कितनी हैं? स्मृतियां, स्मृत्याः अष्टाधिक शतकम सन्ति, ठीक है, अष्टाधिक शतकम। अब 100 को कितना बोलते हो आप लोग? शतम, शतम बोल दिया। 100 से कितनी अधिक हैं? कितने अधिक हैं? 8, तो कुछ नहीं करना है, अष्ट अधिक अष्टाधिक, अष्टाधिक शतकम को जोड़ दो सीधे सीधे, शतम, शतम को सीधे सीधे अष्टाधिक शतम हो गया। ऐसे देखिए, जब ऐसे लिखोगे आप 108, तो इसको लिखोगे इस साइड, इसको लिखोगे इस साइड, क्रॉस मार्किंग चलती है हमारी संस्कृत की पूरी गणना। कैसे? आपको फॉर एग्जांपल एक और दे दूं, जैसे ये लिखा हुआ है 68, तो 68 को क्या कहोगे? अष्टषष्ठी, क्या कहोगे? अष्टषष्ठी, ये बोलोगे अष्टषष्ठी। जैसे ये लिखा हुआ है आपका कितना? 25, तो क्या लिखोगे? पंचविंशति, पंचविंशति लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्रॉस मार्किंग चलती है पूरी गणना, जितनी भी गणना आएगी क्रॉस मार्किंग चलती है। तो आपको आपके उसमें परीक्षा में गिनती गणना भी पूछी जाती है संस्कृत में। तो स्मृत्यः, स्मृति के रूप चलेंगे, तो ये स्मृत्या आपका बनेगा बहुवचनांत पद में। स्मृत्याः अष्टाधिक शतम सन्ति। सन्ति में भी मैंने बताया ना अभी, बहुत सारे बहुवचनांत पद के लिए सन्ति का प्रयोग होता है, और एक होता है तो अस्ति का प्रयोग होता है। समझ में आया आपको? ये आपके अनुवाद हैं। अनुवाद के बाद ये क्लास यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।